हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जिस सेशन का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसकी आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी 2024 एग्जाम्स कंप्यूटर के मैराथन सेशंस की बेस्ट 50 एमसीक्यूज, और आज है सेशन का डे 1। यानी यहां पर हम लोग सीरीज जो लेकर आए हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि सभी का सिलेबस क्या है, सिमिलर। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, ऑडिटर हो या वीपीओ हो, इन सभी का सिलेबस सिमिलर है। और यहां पर कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ रहता है। तो अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी तो नो डाउट कि एग्जाम में बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। मुझे सेशन के लास्ट में भी बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया है। और आज इस सेशन का डे 1 है। लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ एक बार आप सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स दिए गए हैं क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स के बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी आपको पढ़ना है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, बस ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर का बढ़िया सा कोर्स मिल जाए, वैसे तो आप सभी ने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अभी भी अगर कोई कैंडिडेट रह गया है और वो चाहता है कि फुल कंप्यूटर कोर्स बढ़िया तरीके से तैयारी करें, कंप्यूटर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ, टोटल वीडियो 60+ 70+ आवर्स के साथ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑडिटर और वीपीओ, इन सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए सिंगल कोर्स ये रहा आपके सामने। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। याद रखिएगा, कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप हमको कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के बेस्ट 50 क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विच इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? बताइए मुझे। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जो क्लाउड के टच में है, जो क्लाउड पर काम करता है, जो क्लाउड स्टोरेज करता है, दैट इज कॉल्ड IoT। Xiaomi क्लाउड, क्या ये Xiaomi का जो क्लाउड है, क्या ये IoT प्लेटफॉर्म है? यस। गूगल क्लाउड, यस। मिंत्रा, जी नहीं, मिंत्रा तो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। AWS, Amazon वेब सर्विस, जी हां। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तो आपके IoT प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मिंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट ये सब ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशंस या कंपनीज हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डेटा इज एसोसिएटेड विद एन IoT डिवाइस? निम्नलिखित में से किस प्रकार डेटा IoT डिवाइस से जुड़ा होता है? डेटा IoT से कैसे जुड़ा होता है? इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी डेटाबेस को स्टोर करवाना है IoT में तो कहां स्टोर होगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर कहां अवेलेबल होती है? इंटरनेट पर, नेटवर्क कनेक्शन पर, केबल्स पर या क्लाउड पे? करेक्ट आंसर होगा क्लाउड, क्योंकि IoT में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज है वो सब कहां पर है? क्लाउड में। और अभी हमने आपको पीछे कुछ क्लाउड के नाम भी तो बताए, चाहे वो Xiaomi का क्लाउड हो, चाहे गूगल का क्लाउड हो, या Amazon का AWS, Amazon वेब सर्विस हो, है ना, ये सब क्लाउड ही तो है। तो IoT में जो डेटा स्टोर होता है वो कहां पर होता है? क्लाउड में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN इन IoT? WAN का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क,
तो IoT में जो LP वैन है उसकी फुल फॉर्म क्या है? हम जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के केस में जो मेन अटेंशन है वो किस पे है? लो पावर पे, कि पावर कम खर्च होनी चाहिए। तो इसके लिए जो वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया दैट इज कॉल्ड लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखिएगा IoT के केस में LP वैन क्या है? लो पावर पे काम करने वाला एक वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज कॉल्ड LP वैन। नेक्स्ट, इन IoT does the dash layer help in end-to-end communication? IoT में क्या डैश परत एंड टू एंड संचार में मदद करती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। IoT में एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, एंड टू एंड संचार के लिए कौन सी लेयर मदद करती है? सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, डेटा कम्युनिकेशन या लॉजिकल? हम जानते हैं OSI मॉडल में भी आप लोगों ने पढ़ा है, नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि नेटवर्किंग दिया नहीं है, लेकिन इंटरनेट और WWW में आपका नेटवर्किंग भी इंक्लूड होता है। और आप जानते हैं कि OSI मॉडल में एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने का काम किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो यहां पर भी आंसर क्या बनेगा? एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए IoT की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? जिस पर TCP काम करती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिस पर UDP काम करती है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेटवर्किंग की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर या हार्ट ऑफ द OSI मॉडल भी बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ द वेब ऑफ थिंग्स यानी WOT इन IoT इज, IoT में वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द कॉस्ट, टू इंप्रूव द सिक्योरिटी, टू इंप्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, या ऑल ऑफ दीज? तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि IoT में WOT का मतलब क्या होता है? वेब ऑफ थिंग्स, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि IoT में WOT की फुल फॉर्म क्या है? वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स का मतलब ये IoT का भी एडवांस्ड वर्जन है। IoT में क्या होता है? जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये कनेक्ट करता कौन है? ह्यूमन बींग्स। हम लोग कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को। लेकिन वेब ऑफ थिंग्स के केस में क्या होता है कि जितनी भी कनेक्टिविटी है वो अपने आप होती है, वहां कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता। समझ में आ रही है बात? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट से कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की, कि हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करें इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन WOT यानी वेब ऑफ थिंग्स में जितनी भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगी, लेकिन अपने आप। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मेन पर्पस क्या हो गया WOT का? टू इंप्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ये होगा करेक्ट आंसर। इंप्रूव द यूजेबिलिटी का मतलब ताकि उसका यूजेज बढ़ पाए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ पाए, ताकि सारा काम ऑटोमेटेड हो पाए, यूजेबिलिटी को इंप्रूव करना। और इंटरऑपरेबिलिटी को इंप्रूव करना। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब जो भी मैंने बताया आपको। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है अंतिम उपयोगकर्ता। अंतिम उपयोगकर्ता का मतलब यूजर यानी हम लोग, आप लोग। अंतिम उपयोगकर्ता की भागीदारी के बिना उपकरणों को एक साथ संचालित करना, यानी बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के, बिना ह्यूमन के इन्वॉल्व हुए अगर हम किसी भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं IoT में, तो ये कहलाया जाएगा WOT, वेब ऑफ थिंग्स, टू इंप्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क इन IoT? IoT में
निम्नलिखित में से कौन सा कम दूरी का वायरलेस नेटवर्क नहीं है? आईओटी में क्या होता है? होम ऑटोमेशन। और होम ऑटोमेशन के केस में क्या होता है कि अगर हमें किसी घर को पूरा ऑटोमेटेड करना है तो वहां पर शॉर्ट रेंज की वायरलेस नेटवर्क लगाएंगे। शॉर्ट रेंज का वायरलेस नेटवर्क क्या क्या हो सकता है? ब्लूटूथ, वाईफाई या हॉटस्पॉट, है ना, ये सब यूज कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क के केस में। लेकिन कौन सा नहीं है? वीपीएन नहीं है। क्यों? क्योंकि वीपीएन का काम क्या होता है? वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीएन का मेन काम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक ऐसी टनल बनाना जिसके द्वारा हम किसी डेटा को गुजार रहे हैं और उस डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए पूरी सुरक्षा के साथ में वो डेटा सेंडर से रिसीवर को रिसीव हो जाए। इसके लिए जो टनल बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि पीपीटीपी नाम के प्रोटोकॉल पे काम करती है। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल पर काम करती है वीपीएन। क्या ये कोई शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क है? जी नहीं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल इन आईओटी? हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा भी है कि आईओटी के केस में जो लाइट वेट प्रोटोकॉल है वो क्या है? एमक्यूटीटी, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये सबसे लाइट वेट प्रोटोकॉल होती है। लेकिन इसके जन्मदाता कौन है? इसके पापा कौन है? इसके फाउंडर कौन है? क्योंकि एमक्यूटीटी से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तक बनेंगे एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल से। तो मुझे बताइए किसने पेश किया एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल को? वेंट सर्फ? जी नहीं। बॉब खान? जी नहीं। टिम बर्नर्स-ली? बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क, यानी 4th इज द करेक्ट वन। तो एमक्यूटीटी के जो फाउंडर है वो कौन है? नोट डाउन करिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वीडियो को पॉज करके एक जगह पर लिखते रहिए, उन्हीं को रिवाइज करना है बार बार आपको। एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क, क्लियर। अब विंड सर्फ कौन है? इंटरनेट के फाउंडर। बॉब खान कौन है? नेटवर्किंग के फाउंडर। नेटवर्क किसने बनाया? विंड सर्फ और बॉब खान ने मिलकर। तो जब हम लोग सिर्फ बात करते हैं इंटरनेट की तो बात करते हैं विंटन सर्फ की, विंटन ग्रे सर्फ इनका पूरा नाम। और जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की कि नेटवर्किंग किसने बनाई, नेटवर्किंग के पीछे कौन है, तो आंसर है विंड सर्फ एंड बॉब खान दोनों। टिम बर्नर्स-ली ये कौन है? आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर। www इन्होंने बनाया। इसके साथ साथ जो पहला नेटवर्क है अर्पानेट, उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी थी? टिम बर्नर्स-ली। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली। तो ये बहुत फेमस है। और एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क ये एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल के फाउंडर। क्लियर? चल नेक्स्ट, डैश पोर्ट 1883 is reserved with IANA for use with MQTT in IoT। कह रहा है ऐसा कौन सा पोर्ट है जो 1883 IoT में MQTT के साथ उपयोग के लिए IANA के पास आरक्षित है। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, इसने रिजर्व करके रखा हुआ है किस पोर्ट को? TCP IP पोर्ट को 188। ये क्या है? आप जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं MQTT की तो MQTT का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? 1883। लेकिन 188 किस केस में है? जब हम सिक्योरिटी की बात नहीं करते, जब हम इंक्रिप्शन की बात नहीं करते, तब इसका पोर्ट नंबर कहलाता है 188। और ये किस पर काम करता है? TCP IP पोर्ट पर। क्या ये बात समझ में आई? तो याद रखिएगा MQTT का जो पोर्ट नंबर है जो कि रिजर्व किया गया है किसके द्वारा? IANA के द्वारा, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या है? 188। लेकिन क्या ये पोर्ट नंबर सिक्योर है? नहीं। क्या ये इनक्रिप्टेड है? नहीं। तो दैट इज कॉल्ड 188 TCP IP पोर्ट नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट,
व्हाट इज द स्टैंडर्ड SSL TLS पोर्ट नंबर ऑफ MQTT इन IoT? अभी हम लोग ने पीछे क्या देखा? हम लोग ने MQTT का वो पोर्ट नंबर देखा जो कि सिक्योर नहीं था, जो कि इनक्रिप्टेड नहीं था। तो क्या MQTT का कोई ऐसा भी पोर्ट नंबर है जो सिक्योर है, जो इनक्रिप्टेड है, जिसे SSL या TLS द्वारा सिक्योर किया गया है? SSL का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो क्या इनके द्वारा MQTT के किसी पोर्ट नंबर को सिक्योर किया गया है? जी हां, दैट इज 8883। 8883 ये पूरा सिक्योर है। और सिक्योर करने के लिए किसका यूज किया गया? SSL और TLS का। ठीक, जबकि अनइनक्रिप्टेड पोर्ट नंबर कौन सा है जिसको TCP/IP के द्वारा दिया गया है? वो है 1883, जिसके बारे में पीछे हम लोग ने बात करी थी। TCP/IP का 1883 जो कि अनइनक्रिप्टेड है, नहीं सिक्योर है, नॉट सिक्योर्ड है। जबकि सिक्योर्ड वाले की बात करें तो क्या है? 8883। किसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी? SSL ने या TLS ने? SSL और TLS क्या है? प्रोटोकॉल है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, और TLS का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर Zigbee स्मार्ट एनर्जी इन IoT? बताइए, IoT में Zigbee स्मार्ट एनर्जी के लिए निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट एनर्जी का मतलब क्या है? IoT में हम लोग जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? ब्लूटूथ का भी करते हैं, लेकिन ब्लूटूथ से जो बढ़िया मानी जाती है वो क्या है? Zigbee। Zigbee क्या करती है? पावर कंजप्शन को कम कर देती है और परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, स्मार्ट एनर्जी कर देती है। तो Zigbee जिस टोपोलॉजी का यूज करती है वो क्या है? दैट इज स्टार टोपोलॉजी। आप जानते होंगे कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज किया जाए, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मींस हाउ कंप्यूटर्स कैन फिजिकली कनेक्टेड और लॉजिकली कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। हम कंप्यूटर्स को फिजिकली और लॉजिकली कैसे कनेक्ट करें नेटवर्क से, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कई तरीके की होती है, बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, जिसमें से Zigbee किस पर काम करती है? स्टार टोपोलॉजी पे। और स्टार टोपोलॉजी का सबसे मेन डिवाइस क्या माना जाता है? हब। ये है ना, हब से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, किसी केबल पर डिपेंडेंट नहीं है, हब पर डिपेंडेंट हैं सारे कंप्यूटर्स। दैट इज कॉल्ड Zigbee टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशंस दैट यूज्ड CD-ROM फॉर द फर्स्ट टाइम। उस पीढ़ी का नाम चुने जिसने पहली बार CD-ROM का उपयोग किया था। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी सीडी जो सिर्फ रीड करती है, दैट इज कॉल्ड CD-ROM। और CD-ROM किस जनरेशन में आया कंप्यूटर के? 5th जनरेशन में। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 5th जनरेशन। और ये बहुत पॉपुलर है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या आया? वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में क्या आया? CD-ROM, या फिर आप कह सकते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, रोबोटिक्स, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ये सब 5th जनरेशन के पार्ट थे। क्लियर? तो CD-ROM किसका है? 5th जनरेशन। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, मॉड्यूल या मेमोरी? सॉफ्टवेयर किससे मिलके बनता है? वैसे तो प्रोग्राम से मिलके बनता है, लेकिन एक और ऑप्शन में गिवन है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। सॉफ्टवेयर किसका कलेक्शन होता है? मॉड्यूल्स का। छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बोला जाता है क्या? मॉड्यूल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज मॉड्यूल। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम तो एक ही बात है। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? मॉड्यूल। और मॉड्यूल के कलेक्शन से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। जैसे एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लो। कैलकुलेटर में क्या होता है?
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब होता है ना। तो एडिशन क्या है? एक मॉड्यूल। मल्टीप्लिकेशन क्या है? दूसरा मॉड्यूल। डिवीजन क्या है? तीसरा मॉड्यूल। और इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बना? सॉफ्टवेयर यानी कैलकुलेटर। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर या ऑल ऑफ दीज। वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाता है, वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को रन करने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ड्राइवर की। वाईफाई है, वाईफाई को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? वाईफाई ड्राइवर की। वेब कैम है, वेब कैम को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ड्राइवर की। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ड्राइवर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के लिए जरूरी हो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। वह सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाते हैं और रोम में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोचो। वो हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर, यानी एक तरीके से ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और इसे रोम में स्टोर करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर है? जी नहीं। सॉफ्टवेयर है? जी नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे रिमोट कंट्रोल क्या है? फर्मवेयर। एक हार्डवेयर भी और एक सॉफ्टवेयर भी है, फर्मवेयर है। नेक्स्ट, among these which is not ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें बदलाव भी किए जा सके, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। फ्री भी है और उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर पाते हैं। लाइनेक्स और एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है। PHP एंड पाइथन ओपन सोर्स है। लेकिन विंडोज आपका ओपन सोर्स ना होकर क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज फ्री तो नहीं है, विंडोज पेड है माइक्रोसॉफ्ट की, तो दैट इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विंडोज। नेक्स्ट, डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर वेयर एज द डैश इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन तो कई बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। डैश सबसे बाहरी परत है जबकि डैश ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे भीतरी परत है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर क्या है? शेल। और अंदर क्या है? कर्नल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, शेल कॉमा कर्नल। जब आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जब आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि कर्नल देखो अंदर होता है, उसके ऊपर शेल होता है, उसके बाहर इनपुट होता है। यानी यूजर इनपुट देगा किसको? शेल को। शेल किसको कमांड देगा? कर्नल को। और कर्नल काम करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। क्या यूजर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई मैसेज दे सकता है? क्या यूजर कोई भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम से खुद करवा सकता है? जी नहीं। यूजर जो है वो हमेशा इनपुट किसको देगा? शेल को। शेल कमांड किसको देगी? कर्नल को। और कर्नल काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ में, है ना। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 और 11 शुड लेट यू यूज अप टू डैश कैरेक्टर्स इन फाइल नेम। डिफॉल्ट रूप से विंडोज 10 और 11 को आपके फाइल नेम में कितने अक्षरों तक उपयोग करने देना चाहिए? यानी विंडोज 10 और 11 में जब हम कोई फाइल का नाम बनाते हैं, जब कोई फाइल का नाम रखते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 220 कैरेक्टर्स, 260 कैरेक्टर्स, 250 कैरेक्टर्स
या 255 कैरेक्टर्स? आपकी पार की नजर और निर्मासु पर द करेक्ट आंसर इज 260 कैरेक्टर्स। विंडोज 10 और 11 के केस में जो फाइल नेम की मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है? 260 कैरेक्टर्स की। याद रखिएगा, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज? विंडोज में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? अगर बूट मेन्यू को ओपन करना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम किस फंक्शन की को दबाएंगे? F8 को। F8 को दबाने पर क्या होता है? एडवांस्ड बूट ऑप्शन अवेलेबल होता है और रिपेयर भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में। सेफ मोड में मतलब अगर बूटिंग के दौरान हम F8 दबाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में अगर बूटिंग के समय कोई समस्या होती है तो उसको डीबग कर लेता है, उसको रिपेयर कर लेता है। दैट इज कॉल्ड सेफ मोड। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी पिन्स इन PS2 पोर्ट हैव? PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? PS2 पोर्ट क्या आजकल यूज होता है? जी नहीं। क्या पहले यूज होता था? जी हां। माउस और कीबोर्ड जिससे कनेक्ट किए जाते थे वो होता था PS2 पोर्ट। और इसमें कितनी पिन्स लगी होती थी? 6 पिन्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 पिन्स। आप देख सकते हैं जो माउस के लिए PS2 पोर्ट यूज होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो कीबोर्ड के लिए यूज होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो याद रखिएगा, ब्लू फॉर दी कीबोर्ड एंड ग्रीन फॉर दी माउस पर्पस। और टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी है? 6 पिन्स। गिन सकते हैं आप, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 साइड में, 6 पिन होती। नेक्स्ट, क्या आजकल PS2 पोर्ट का यूज होता है? नहीं। आजकल किसका यूज होता है? USB पोर्ट का, यूनिवर्सल सीरियल बस का। नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो एक एनवायरनमेंट देता है, जो एक वातावरण देता है, उसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, VoIP, ISDN या IDE? द करेक्ट आंसर इज IDE। मतलब इसका करेक्ट आंसर बनेगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये होता क्या है? जैसे अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है या आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको क्या चाहिए? पहले लैंग्वेज चाहिए, C हो, C++ हो, जावा हो, C# हो। उस पर कोई ना कोई डीबगर चाहिए, जैसे कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो। फिर आपको उस पर काम करने के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है जो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेगा। ODBC, JDBC की रिक्वायरमेंट होगी, ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लिंकर की रिक्वायरमेंट होगी, लोडर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कई सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और इन कई सारे टूल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल सच एज SMTP। हम जानते हैं कि मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो क्या है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जो SMTP नहीं कर सकता। SMTP क्या नहीं कर सकता? SMTP सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होती है, ये किसी भी अटैचमेंट को सेंड नहीं कर पाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि कोई अटैचमेंट सेंड हो जाए मेल में तो हम किसका यूज करेंगे? माइम का, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का। तो माइम क्या है? माइम का उपयोग SMTP जैसे इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द माइम प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल सच एज SMTP। क्या ये बात समझ में आई? POP3 क्या करेगा? मेल को एक्सेस करेगा, रिट्रीव करेगा। IMAP क्या करेगा? ये भी मेल को एक्सेस करेगा, रिट्रीव करेगा। FTP क्या करेगा? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मदद करेगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर?
नेक्स्ट, विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस? IoT उपकरणों में वायरलेस कनेक्शन के लिए किस परत का उपयोग करते हैं? वायरलेस कनेक्शन अगर हमें करना है किसमें? IoT में। वायरलेस कनेक्शन जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी जैसे कनेक्शंस करने हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे या कौन सी लेयर का यूज करेंगे? विच लेयर इज यूज्ड? एंड द आंसर इज डेटा लिंक लेयर। वाईफाई कनेक्शन के लिए जो लेयर यूज होती है IoT में वो डेटा लिंक लेयर है, जो कि मैक एड्रेस पर भी काम करती है डिवाइसेस के और वायरलेस कनेक्शन में भी मदद करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी क्लिपबोर्ड इन विंडोज 10 एंड विंडोज 11? विंडोज 10 और विंडोज 11 में क्लिपबोर्ड देखने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज 10 और विंडोज 11 में क्लिपबोर्ड का यूज क्यों करते हैं? ताकि जो कट किया हुआ या जो कॉपी किया हुआ कंटेंट है वो कहां चला जाता है? क्लिपबोर्ड के अंदर। द कंटेंट विच इज कॉपी और कट बाय द यूजर विल ऑटोमेटिकली गोज इनटू द क्लिपबोर्ड, है ना, वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है आपका। अब अगर हमें वो कंटेंट देखना है जिसे कट किया या कॉपी किया है तो क्या करेंगे? विंडोज की के साथ में V प्रेस कर देंगे, विंडोज प्लस V, तो क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। टर्न ऑन कर लीजिएगा और क्लिपबोर्ड को देख लीजिएगा। तो कभी भी पूछा जाए कि क्लिपबोर्ड का ऑप्शन क्या है विंडोज 10 और 11 में, तो आंसर क्या होगा? विंडोज प्लस V। नेक्स्ट, Gmail uses a dash as its default font. Gmail अपने डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में किसका उपयोग करता है? Gmail की बात करें, गूगल मेल की बात करें तो आप जानते हैं यहां पर हम टेक्स्ट लिखते हैं। जब टेक्स्ट लिखेंगे तो इसका कोई फॉन्ट होगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? सैंस सेरिफ, दैट इज द बाय डिफॉल्ट वन। जब आप Gmail ओपन करते हैं, आप मैसेज लिखने के लिए कंपोज पे जाते हैं और कंपोज करते हैं किसी मैसेज को, तो आप देखते हैं नीचे की तरफ आपको फॉन्ट की एक लंबी लिस्ट मिलेगी जहां कई सारे फॉन्ट फेस, जिसे फॉन्ट नेम भी बोला जाता है, ये लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। और इसमें आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो टिक है वो किस पे है? सैंस सेरिफ पे। यहां पर आप चाहें तो सेरिफ में भी कर सकते हैं, फिक्स्ड विथ में भी कर सकते हैं, वाइड, नैरो, कॉमिक, इन सब का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या है? जो अपने आप से सिलेक्टेड है वो क्या है? दैट इज सैंस सेरिफ। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। हार्ड डिस्क को पढ़ने और लिखने में लगने वाला समय क्या है? हार्ड डिस्क, क्या आजकल हार्ड डिस्क का यूज होता है? जी हां। क्या हार्ड डिस्क से कोई बेहतर टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है स्टोरेज के लिए? जी हां, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, बेटर देन दी हार्ड डिस्क। टाइम टेकन टू रीड एंड राइट दी हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। हार्ड डिस्क को लिखने और पढ़ने में लगा समय क्या कहलाता है? सीक टाइम। सीक टाइम का मतलब जब हम हार्ड डिस्क को रीड करते हैं या उसके ऊपर कुछ लिखते हैं और उसमें जो लगा समय है, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम। तो लेटेंसी टाइम क्या है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम। हार्ड डिस्क में जो रिक्वेस्ट हमने करी और जो रिस्पॉन्स हमें मिली उसमें जो लगा समय है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम। या तो एग्जाम में क्वेश्चन सीक टाइम से आता है या लेटेंसी टाइम से। तो अगर रीड और राइट मिल जाए तो सीक टाइम हो जाएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाए तो लेटेंसी टाइम हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट, एज ऑफ जून 2023 the Dash supercomputer is the fastest supercomputer in India, having been ranked 75th fastest in the world. कह रहे जून 2023 तक डैश सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे दुनिया में 75th पोजीशन का सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। बताइए, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इस समय कौन सा है? परम सिद्धि AI, परम गंगा, परम शक्ति या एरावत? करेक्ट आंसर है एरावत। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा जरूर और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज एरावत
इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे फास्टेस्ट तो एरावत हो गया, इंडिया का फास्टेस्ट तो एरावत हो गया, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज फ्रंटियर। और एक नया भी आने वाला है जिसका काम 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट दिसंबर 2024 तक जो बनके सामने आएगा वो है जुपिटर। और जुपिटर पर कौन काम कर रहा है, कौन सी कंट्री काम कर रही है, जर्मनी। तो इस समय जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, लेकिन जो होने वाला पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ना, वो कौन सा है, जुपिटर। फ्रंटियर को किसने बनाया, अमेरिका ने, लेकिन जुपिटर पर काम कौन सा देश कर रहा है, जर्मनी। क्लियर। नेक्स्ट, क्रीपर प्रोग्राम often regarded as the first virus was created in 1971 by whom? क्रीपर प्रोग्राम जिसे अक्सर पहला वायरस भी माना जाता है ना, आपको पता होगा कि नेम द वेरी फर्स्ट वायरस, पहले वायरस का नाम बताइए, क्रीपर। पहले एंटीवायरस का नाम बताइए, रीपर। तो पहला जो वायरस है क्रीपर, जिसे कब बनाया गया, 1971 में। यह भी याद रखिएगा। किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली नहीं, एलन ट्यूरिंग नहीं, चार्ल्स बेबेज नहीं, बॉब थॉमस इज द करेक्ट आंसर। डेवलप्ड बाय मिस्टर बॉब थॉमस। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया, आप जानते हैं, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, डेवलप्ड बाय द चार्ल्स बेबेज, द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के पापा एलन ट्यूरिंग। टिम बर्नर्स-ली अभी बात ही करी थी हम लोगों ने, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, HTML के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली। और बॉब थॉमस, द फाउंडर ऑफ फर्स्ट वायरस दैट इज क्रीपर, कब, 1971 में। क्लियर, वेरी गुड। जीमेल डज हैव एन इनबॉक्स साइज लिमिट ऑफ, जीमेल में जो इनबॉक्स की क्षमता सीमा है वो कितनी है। हम लोग जानते हैं जीमेल में जो इनबॉक्स होता है उसमें मैक्सिमम कितने मैसेजेस आ सकते हैं, क्या लिमिट है, 10 GB नहीं, 25 MB बिल्कुल नहीं, 15 GB बिल्कुल सही, 15 GB इज द राइट वन। यू हैव गॉट 15 GB ऑफ स्टोरेज। कहां, जीमेल में इनबॉक्स की साइज की लिमिट क्या है, 15 GB। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट आपके सिलेबस में है। स्प्रेडशीट का मतलब जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो वो स्प्रेडशीट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की MS एक्सेल स्प्रेडशीट है। डॉस पर काम करने वाली स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताइए, दैट इज लोटस 123, दैट इज लोटस 123। और एप्पल कंपनी की स्प्रेडशीट कौन सी है, यह भी तो बताइए। एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप की गई स्प्रेडशीट का नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड नंबर्स। एप्पल के द्वारा डेवलप की गई जो स्प्रेडशीट है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में है, दैट इज कॉल्ड नंबर्स, है ना। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा क्योंकि स्प्रेडशीट गिवन है, तो एक्सेल से भी क्वेश्चन बनेगा। एक्सेल टॉपिक इज ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, among the select the real time operating system, इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। बताओ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, VxWorks या एंड्रॉइड। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम पर काम करता है। रियल टाइम का मतलब सैटेलाइट के लॉन्चिंग में काम करेगा, नासा में काम करेगा, ऐसी जगह पर काम करेगा जहां टाइम की इंपॉर्टेंस है, जैसे रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब रियल टाइम है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं, VxWorks। ये आपका रियल टाइम पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज हम लोग कहां कहां करते हैं, रोबोट्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, नासा में, है ना। इन सब जगह पर हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड VxWorks। नेक्स्ट, डैश कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिवेशन। डैश बिना किसी मानवीय सक्रियता के
प्रतिकृति बना सकता है और फैला सकता है, इसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेट, जो अपनी कॉपीज बनाए। वायरस भी हो सकता है, वायरस भी अपनी कॉपीज बनाता है, वॉर्म भी अपनी कॉपीज बनाता है, ट्रोजन नहीं बनाता। विदाउट एनी ह्यूमन, कह रहे बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ये काम करे। वायरस को तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, जबकि वॉर्म बिना किसी यूजर की सक्रियता के, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के काम करता है, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी, अगर सिर्फ इतना लिख देते कि डैश कैन रेप्लिकेट, ऐसा कौन है जो सिर्फ रेप्लिकेट होता है, जो अपनी पुनरावृत्ति बनाता है, जो अपनी प्रतिकृति बनाता है? वो वायरस भी हो सकता है, वो वॉर्म भी हो सकता है। लेकिन वायरस को काम करने के लिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। जब ह्यूमन क्लिक करेगा तब वो एक्टिवेट होगा, जब ह्यूमन कंप्यूटर को बूट करेगा तब वो एक्टिवेट होगा, जब कोई गलत पेन ड्राइव यूजर लगा देगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वॉर्म ऐसा नहीं करता, वो अपने आप आत्मनिर्भर है ना, सेल्फ डिपेंडेंट है, दैट इज वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट, ट्रोजन हॉर्स क्या है? जो देखने में जो अपने आप को बड़ा शरीफ दिखाता है ना, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो दिखाता है मैं बहुत शरीफ हूं लेकिन होता नहीं, वो ट्रोजन है। रैंसमवेयर क्या है? जो फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर देता है, ताला लगा देता है और उसके बिहाफ में आपसे पैसे मांगता है, रैंसम मांगता है, रिश्वत मांगता है कि इस फाइल और फोल्डर को तभी ओपन करेंगे जब इतने रुपए बिटकॉइन के रूप में ट्रांसफर करेंगे, तभी ओपन होगा, अदरवाइज नहीं। दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। जैसे लोकी, वानाक्राई जैसे बहुत ही फेमस रैंसमवेयर हैं आपके। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं बताओ मुझे। ईथरनेट एड्रेस में बिट की संख्या कितनी है? 64, 48, 32 या 16 बिट? अब यहां पर चालाकी क्या की गई, ईथरनेट एड्रेस लिख दिया गया और हम जानते हैं कि ईथरनेट एड्रेस को क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 48 बिट। तो क्या याद रखना है आपको कि मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और ये कितने बिट का होता है? 48 बिट का। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर? आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में बिग डेटा की क्या भूमिका है? बिग डेटा मतलब जो बड़े बड़े डेटाबेस को मेंटेन करे, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। और आईओटी की मदद से बिग डेटा में हम क्या करते हैं? डेटा को ऑटोमेशन के तरीके से स्टोर करवाते हैं। डेटा को स्टोर करवाना यही काम तो है बिग डेटा का। तो आईओटी क्या करेगा इसमें? बिग डेटा में डेटा को स्टोर करवाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, टू स्टोर दी डेटा। क्या समझ गए बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से जब गवर्नमेंट चलती है, अपने कामों को संचालित करती है, अपने कामों को पूरा करती है, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। और इंडिया का वो पहला स्टेट जो कि ई गवर्नड स्टेट है, दैट इज बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल। क्या वेस्ट बंगाल होगा? जी नहीं, केरल इज द राइट वन। कंफ्यूज हो गए? उत्तर प्रदेश भी नहीं, उत्तराखंड भी नहीं, वेस्ट बंगाल भी नहीं, केरल इज द राइट आंसर, विच इज द इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट। मैंने देखो यहां लिखा भी है कि केरल बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट। याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आएगा जरूर ये क्वेश्चन, है ना, बड़ा सुर्खियों में भी रहता है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द आर्डिनो यूएनओ इन आईओटी? आईओटी में आर्डिनो यूएनओ क्या है? आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, तो यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं डिवाइसेस में? प्रोसेसर का, एक चिप का, माइक्रो प्रोसेसर चिप का,
जिसे आर्डिनो यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर है, एक तरीके की चिप है, एक तरीके की कंट्रोल्ड डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइस। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द आर्डिनो यूएनओ इन आईओटी? दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट, डैश इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस मल्टी-लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। डैश मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो बहुस्तरीय तांत्रिक नेटवर्क का उपयोग करता है। कह रहा है ये मशीन लर्निंग का सबसेट है, लेकिन किसका यूज कर रहा है? न्यूरल नेटवर्क का। तो न्यूरल नेटवर्क का जो यूज करे उसे क्या बोलते हैं? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सेकंड ऑप्शन, डीप लर्निंग। जब कभी भी एग्जाम में न्यूरल नेटवर्क की बात करें, न्यूरल का मतलब ब्रेन, न्यूरॉन्स, तो मशीन को, हमारे मस्तिष्क को पढ़ने की क्षमता, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही मशीन सोचे, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया? डीप लर्निंग। किस पर बेस्ड है? न्यूरॉन्स पे, न्यूरल नेटवर्क पे। तो जब भी डीप लर्निंग होगा वो किससे रिलेट करेगा? न्यूरल पे। जब भी न्यूरल नेटवर्क गिवन होगा किससे रिलेट करेगा? डीप लर्निंग से। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट आईओटी डिवाइस? पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण कौन सा था? पहली ऐसी डिवाइस जो कि आईओटी डिवाइस के नाम से जानी जाती है। आईओटी में तो बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, बहुत सारी डिवाइसेस आईओटी ही कहलाती हैं। लेकिन पहली आईओटी डिवाइस कौन सी है? दैट इज कॉल्ड टोस्टर। बिल्कुल, सैंडविच टोस्टर इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट आईओटी डिवाइस वाज अ टोस्टर। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, है ना, रजनीकांत बन जाइए याद रख के। व्हाट डज एक्रोनिम एनएलपी रिप्रेजेंट्स इन बिग डेटा टेक्निक? बड़े डेटा तकनीक में संक्षिप्त नाम एनएलपी क्या दर्शाता है? जब हम बात करते हैं बिग डेटा, बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आजकल तो हम लोग यूज कर रहे हैं सिरी का, एलेक्सा का, है ना। इनसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, ये उसका रिस्पॉन्स करते हैं। गूगल नाउ, एलेक्सा, सिरी, कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो ये हमें जवाब देते हैं। इसका मतलब कि ये हमारी लैंग्वेज को समझते भी हैं और उस पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। और इसी को बोला जाता है एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करना, दैट इज कॉल्ड एनएलपी। जितने भी रोबोटिक्स हैं, रोबोट्स हैं, वो ना, आप लोग ने देखा होगा कई बार रोबोट्स इंटरव्यू दे रहे होते हैं, है ना। सुना ही नहीं सुना है आपने? किसी रोबोट का इंटरव्यू देखा है आपने? यस और नो? बिल्कुल देखा होगा, है ना। आप यूट्यूब पे डाल के देखिए रोबोट्स इंटरव्यू, वहां पर आपको सबसे पहला जो ह्यूमनॉइड है सोफिया का इंटरव्यू दिख जाएगा, जहां उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो आंसर कर रही है रोबोट। तो ये क्या है? ये एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम एलेक्सा से कुछ पूछते हैं, रिस्पॉन्स आता है। हम सिरी से कुछ पूछते हैं, रिस्पॉन्स आता है। ये क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मास्किंग अ मैक एड्रेस इज नोन एज। मैक एड्रेस को मास्क करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आईओटी जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से हम लोग मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का यूज भी बहुत कर रहे हैं। तो मैक एड्रेस को छुपा सकते हैं क्या? क्या आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं? मास्क करने का मतलब छुपाना। जी हां, हैकर जो होते हैं वो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को छुपाते हैं, और इसको छुपाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। मैक स्पूफिंग इज द करेक्ट आंसर। आईपी एड्रेस को छुपाना, आईपी स्पूफिंग। मैक एड्रेस को छुपाना, मैक स्पूफिंग। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन असाइन करता है आईपी एड्रेस? आईएसओ? जी नहीं। डरपा? जी नहीं। आईएनए? यस। इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, ये असाइन करता है आईपी एड्रेस को। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए? आईएनए,
इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, द डैश टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिविजिट अ वेबसाइट। डैश तकनीक को उपयोग उस उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है जो किसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है। क्या बोलते हैं, अगर कोई वेबसाइट पर दोबारा जाता है, कौन पहचान कर लेता है कि ये यूजर वही है? दैट इज कॉल्ड कुकीज। आंसर क्या होगा? कुकीज। कुकीज क्या होता है? सेंड कौन करता है कुकीज को? सर्वर। स्टोर कहां पर होती है? ब्राउजर पे। और ये हमारे द्वारा सर्च की गई सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है। दैट इज कॉल्ड कुकीज। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। बताइए, कह रहा है उस सर्च इंजन कंपनी का नाम बताइए जिसे याहू के द्वारा ओन किया गया है, जिसे याहू ने खरीदा है। उस सर्च इंजन कंपनी कौन सी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास में है? ऑल्टा विस्टा, एकोशिया, येंडेक्स या वोल्फ्रॉम अल्फा? बताइए। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्टा विस्टा। ऑल्टा विस्टा सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू, जिसको याहू ने खरीद लिया है। ऑल्टा विस्टा द सर्च कंपनी। क्लियर? नोट डाउन भी करते रहिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको नोट डाउन जरूर करिएगा। डैश इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। डैश को पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना जाता है। इंटरनेट पर जो पहला सर्च इंजन है वो कौन सा है? नेक्सस, आर्ची, क्रीपर या अर्पानेट? सोचिए। बिल्कुल सही, पहला इंटरनेट पर जो सर्च इंजन है दैट इज कॉल्ड आर्ची, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आर्ची क्या है? पहला इंटरनेट पर सर्च इंजन। नेक्सस क्या है? पहला ब्राउजर। पहले ब्राउजर का नाम क्या था? www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेक्सस। क्लियर? लेकिन पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? अगर पहला ग्राफिकल ब्राउजर पूछते हैं तो आंसर होगा मोसैक। ये पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। क्रीपर क्या है? पहला वायरस। अर्पानेट क्या है? पहला नेटवर्क, दैट इज अर्पानेट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, किसने बनाया अर्पानेट? डरपा ने। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, यानी खोज इंजन है? सबसे पहला सर्च इंजन जो बहुत बेहतर है, सबसे बड़ा गूगल सर्च इंजन, और दूसरा सर्च इंजन भी गूगल का है, दैट इज यूट्यूब, है ना, जिसपे आप हमें देख रहे हैं इस समय, दैट इज यूट्यूब। तो पहला लार्जेस्ट सर्च इंजन दैट इज गूगल बाबा, google.com, और दूसरा भी गूगल का, दैट इज यूट्यूब। डैश इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। टॉर का मतलब द अनियन राउटिंग, डिफॉल्ट सर्च इंजन। टॉर ब्राउजर का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो इस पर जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है उसका नाम क्या होगा? दैट इज डक डक गो, दैट इज डक डक गो। क्या है? अगर कोई इलीगल काम करना होता है, जैसे पोर्नोग्राफी है, इलीगल काम है, कोई वेपन खरीदना है इलीगल तरीके से, तो क्या करते हैं हैकर्स जो होते हैं वो टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं, द अनियन राउटर ब्राउजर का यूज करते हैं। और अगर हम टॉर ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो इस केस में बाय डिफॉल्ट जो सर्च इंजन होगा वो कौन सा होगा? डक डक गो होगा। वेरी गुड। सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना। चीन में सबसे प्रसिद्ध जो सर्च इंजन है वो क्या है? अब चाइना देखो किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट यूज नहीं करता, चाइना का खुद का ब्राउजर है, खुद का सर्च इंजन है, और चाइना का जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? बेडू। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? बिंग, है ना, याद रखिएगा। तो सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना दैट इज कॉल्ड बेडू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस
का सबसे तेज साधन है? रजिस्टर, कैशे, रैम या रोम? फास्टेस्ट मींस ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू, सीपीयू के लिए जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है? फास्टेस्ट मेमोरी सबसे तेज रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैशे, कैशे के बाद रैम, यही सीक्वेंस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या यहां रजिस्टर गिवन है? जी हां, तो दी करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। और क्या रजिस्टर सीपीयू के अंदर है? जी हां, यही तो पूछ रहा है। फॉर सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर हो, तो सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? दैट इज रजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस के विभिन्न स्तर क्या हैं? नेशनल लेवल पे काम करती है गवर्नेंस? जी हां। क्या स्टेट लेवल पर भी काम करती है? यस। क्या लोकल लेवल पर भी काम करती है? यस। यानी ऑल ऑफ दीज। तो ई गवर्नेंस के कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कितने लेवल्स होते हैं ई गवर्नेंस के? 3, नेशनल, स्टेट और लोकल। नेक्स्ट, डैश इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, इट इज प्रोवाइडेड बाय अपाचे टू प्रोसेस एंड एनालाइज वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। डैश एक खुला सोर्स ढांचा है, यह अपाचे द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित और विश्लेषण करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मोंगोडीबी, हडूप, स्पार्क या क्लाउडेरा? बिग डेटा को मैनेज करने के लिए जो अपाचे द्वारा डेवलप किया गया ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है उसका नाम क्या है? हडूप। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। हडूप की फुल फॉर्म क्या है? हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो ओपन सोर्स नेचर का हो। हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड हडूप। याद रखिएगा, किसने डेवलप किया? अपाचे। कैसा है? ओपन सोर्स। मदद किसमें करता है? एनालाइज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, बड़े वॉल्यूम ऑफ डेटा को, बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हडूप का यूज करते हैं। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है जो एआई में मदद करती है, जैसे पाइथन, वेरी वेरी फेमस वन, जावा, C++, है ना, ये सभी यूज की जाती हैं। लेकिन जो सबसे पहली एआई बेस्ड बनी वो कौन सी थी? लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड लिस्प, फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये रहे हमारे बेस्ट 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आ चुका है आपके स्क्रीन पर। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में। इट इज अ साइबर क्राइम इन विच द अटैकर फ्लड्स अ सर्वर। यह एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर सर्वर में बाढ़ ला देता है, अटैक करता है, फ्लड कर देता है सर्वर पे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैलवेयर, वायरस, बॉटनेट या डीडोस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? अगर आप जानते हैं, जानते तो होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, और प्रीवियस टाइम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। बहुत अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते जरूर हैं। क्या होगा आंसर? कैसा लगा आपको ये सेशन, है ना? इसका आंसर आपको मिलेगा अगले सेशन में, डे 2 में। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंप्यूटर वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाए जहां पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ पाएं, जिसके बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं, कोई दूसरी पीडीएफ नहीं, कोई दूसरी बुक नहीं, कोई दूसरी वीडियोस नहीं, अगर सब कुछ आपको कोर्स से कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम में बस खाली वही रिवाइज करके चले जाएं, सफिशिएंट, ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, फुल कंप्यूटर कोर्स 70+ आवर्स 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए
और फिर इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।